नैना यह कहकर दृश्य दिखाती है। रघु के भैया, सुन लो आप, मैंने कह दिया तो कह दिया। इस नैना का विवाह तांत्रिक बाबा से होकर ही रहेगा। नहीं, मैं उस तांत्रिक से विवाह नहीं करूंगी, बल्कि मैं जिसे पसंद करती हूँ उसी से विवाह करूंगी। और अगर आप लोगों ने मुझसे जोर जबरदस्ती की तो मैं निशा को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। अभी नैना यह कह ही रही थी जब गुस्से से उसके तीनों भाई बोले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे सामने भागने की बात करे। अब तू देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। और फिर वह लोग उसे उसी मायावी तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। तांत्रिक बाबा, हमने इसे बहुत समझाया, लेकिन यह आपसे विवाह के लिए नहीं मानी। ठीक है, तो अब इस दुनिया में इसका आखिरी दिन होगा। नहीं भैया, मैं आप तीनों की सगी बहन हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। मुझे बचा लीजिए भैया, मुझे बचा लीजिए। तूने हमें कभी भाई नहीं माना। अगर तू हमें भाई मानती तो हमारे कहने पर तांत्रिक बाबा से विवाह कर लेती, लेकिन तूने नहीं किया। अब मर, यही तेरी सजा है। नैना रोती है, तड़पती है, लेकिन कोई उस पर तरस नहीं खाता। जब अचानक ही तांत्रिक बाबा उस पर जादू करता है, जिससे वह मरती ही गायब हो जाती है। अगर यह मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसका शरीर भी किसी को देखने भी नहीं दूंगा। तांत्रिक नैना को मारने के बाद यह कहते हुए अपना हाथ छाड़ता है, जब अचानक रेखा कहती है, तांत्रिक बाबा, हम सबको तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन निशा को क्या बताएंगे? और अगर उसे पता चला तो वह सबको गांव में हमारे झगड़े के बारे में ना बता देगी। मंगलपुर गांव में निशा अपने 3 भाइयों के साथ रहती थी और वह बहुत सुंदर और सुशील थी, जिस कारण उसके बड़े भाई की पत्नी उससे बहुत जलती थी। जब एक दिन, वो भाभी, घर का सारा काम हो गया है। अच्छा, तो महारानी ने घर का सारा काम कर लिया है, और यह जो सारे गंदे कपड़े नजर आ रहे हैं उसका क्या? चल जा और जाके नदी किनारे इन कपड़ों को धो। आई बड़ी सारा घर का काम हो गया वाली। भाभी, मैंने तो सुबह ही सारे कपड़े धो दिए थे, तो यह इतने सारे कपड़े कहाँ से आए? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरे सामने ही तो यह सारे गंदे कपड़े पड़े हैं। चल अब झूठ बोलना बंद कर और जाके कपड़े धो। रेखा के इस तरह कहने पर निशा चुपचाप बिना बहस किए वहां से चली जाती है, जबकि उसे जाते देख निशा की सहेली कहती है, अरे रेखा, यह क्या किया तूने? अरे अभी बाहर इतनी कड़ी धूप हो रही है और तूने निशा को तपती धूप में कपड़े धोने के लिए भेज दिया। हाँ, तो तुझे क्यों इतनी हमदर्दी जाग रही है? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई हमदर्दी नहीं जाग रही। मैं तो बस पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों किया। मैंने उसे जानबूझकर धूप में बाहर काम करने भेजा है, ताकि यह कड़ी धूप में काम कर करके काली कलूटी हो जाए। देखा नहीं इसकी सुंदरता? तूने कैसी दूध की तरह चमकती रंगत है इस मनहूस की, लेकिन मुझे इसकी यह सुंदरता एक आंख नहीं भाती। ओह अच्छा, तो यह बात है। वैसे कुछ भी कहो, तेरी नंद है बहुत सुंदर। हाँ, कोई बात नहीं, अभी है सुंदर। कुछ दिनों में मैंने इसे बदसूरत न बना दिया तो मेरा नाम भी रेखा नहीं। वह दोनों आपस में बातें करके हंसने लगती है, जबकि दूसरी तरफ निशा कड़ी धूप में अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते कपड़े धोने लगी। अरे, मैंने तो सारे कपड़े धो दिए थे, पता नहीं यह इतने कपड़े कहाँ से आ गए हैं। अभी निशा खुद से कहते हुए कपड़े धो ही रही थी
जब अचानक वहां एक बड़ी उम्र का सेठ आया, जो निशा की सुंदरता देख पागल होते हुए अपने मन में सोचने लगा। ये क्या, इतनी तपती धूप में भी ये छोरी किसी कुंदन की तरह चमक रही है। वाह वाह, क्या नए नक्श हैं इसके, और ऊपर से इसकी सादगी तो जैसे कहर ढा रही है। अगर यह मेरी पत्नी बन जाए तो मेरे तो मजे ही मजे हैं। पर लेकिन यह है कौन? सेठ धनीराम पागलों की तरह उसे एकटक देखते हुए यह सोच रहा था कि तभी रास्ते से रामू नामी गांव का आदमी गुजरा। अरे ओ रामू, जरा इधर तो आ। अरे राम राम सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, मैं जरा यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर इस छोरी पर पड़ी। वह कौन है? इसे यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। अरे सेठ जी, यह अपने मनोज, मोहन और रघु की सबसे छोटी बहन निशा है। बेचारी बहुत ही मेहनती बिटिया है। ओ अच्छा, तो ये उन तीनों भाइयों की बहन है। ठीक है रामू, तू जा, अपना काम कर, मैं भी जाता हूँ। सेठ धनीराम के कहने पर रामू वहां से चला जाता है, जबकि सेठ धनीराम भी कुछ सोचते हुए निशा के भाइयों के पास जाता है, जहां वह तीनों उसे देखकर हैरान होते हैं। राम राम मोहन, रघु और मनोज, क्या बात है, आज तुम तीनों घर में मौजूद हो। कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे सेठ जी, आप यहाँ? राम 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 राम, आइए ना। आज तो इस गरीब की चौखट के भाग्य खुल गए। कहिए, कैसे आना हुआ? देखो मनोज, मैं सीधी और साफ बात करूंगा। दरअसल मैं तुम्हारी बहन निशा से विवाह करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ उसका हाथ मांगने आया हूँ। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? आपकी उम्र तो हमारी निशा से बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ, उम्र ज्यादा है। अगर तुम तीनों अपनी बहन का विवाह मुझसे करोगे तो बदले में मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, और यह लो तुम्हारी बहन की पहली कीमत। सेठ धनीराम यह कहकर अपने पास रखा धन उन तीनों भाइयों को दे देता है, जिसे देखकर तीनों भाई समेत भाभी रेखा की भी लालच जाग उठती है। जब धनीराम एक बार फिर कहता है, ये तो बस एक छोटा सा शगुन है। विवाह के बाद तुम तीनों को इतना धन दूंगा कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन हम इन पैसों के बदले कैसे अपनी छोटी बहन का विवाह आपके साथ कर दे? लोग क्या कहेंगे? मनोज झिझकते हुए यह कह रहा था, जब उसकी पत्नी रेखा लालच से बोली, अजी, आपकी मति मारी गई है क्या? लक्ष्मी खुद चलकर घर आई है और आप लोग उम्र का रोना रो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ 4 दिन गांव वाले बातें करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। पर ये धन हमारी जिंदगी बदल देगा। हाँ हाँ, आप हाँ कर दीजिए सेठ जी को। पर रेखा, निशा? क्या निशा? वो कुछ नहीं कहेगी। जो आप लोग कहेंगे उसे वही करना होगा। हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं। आप यह भी तो देखिए, उसके बदले हमें बहुत सारा धन मिल जाएगा। हाँ भैया, आप हाँ कर दीजिए। हाँ भैया, आप हाँ कर दीजिए। ठीक है सेठ धनीराम, मैं अपनी बहन का विवाह आपसे कराने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो कल मैं बारात ही लेकर आता हूँ। वह सभी अपनी अपनी लालच में आकर सेठ धनीराम को विवाह की मंजूरी दे देते हैं, जबकि सेठ खुशी खुशी वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद निशा घर पर आती है। भैया, आज आप लोग बड़ी जल्दी घर आ गए। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। खाना छोड़ निशा, हमने तेरा विवाह तय कर दिया है और कल तेरा विवाह सेठ धनीराम से है, इसलिए जा
जाकर तैयारी कर ले। क्या भैया, सेठ धनीराम, उनकी उम्र तो आपसे भी बड़ी है और आप लोग उनसे मेरा विवाह कैसे करवा सकते हो? इसका मतलब आप लोगों ने अपनी लालच में मेरा रिश्ता तय किया है। लेकिन आप लोग भी मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं उस सेठ धनीराम से कभी विवाह नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। नहीं भाभी, आप लोगों ने मेरा सौदा किया है, लेकिन मैं उस सेठ से किसी भी कीमत पर विवाह नहीं करूंगी। अरे ओ महारानी, बहुत जुबान चलने लगी है। हमने जो कह दिया अब वही होगा, वरना हम तेरी खाल उतार देंगे, समझी? और फिर निशा के यह कहते ही इसकी भाभी रेखा उसे तीनों भाई के सामने मारने लगती है, जबकि निशा मार खाती है जब अगले दिन उसे जबरदस्ती मंडप में बिठाया जाता है। वाह, आज तो मेरी रानी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। पंडित जी, जल्दी से मंत्र पढ़िए, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। धनीराम के कहने पर पंडित जी मंत्र पढ़ने जा रहे थे जब निशा गुस्से से बोली, पंडित जी, मैं इस बुढ़े सेठ से कभी विवाह नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। अरे, तू पागल हो गई है क्या? यह क्या कह रही है सबके सामने? देखो मैं सच कह रही हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं इस सेठ को मार दूंगी इस सेठ को। निशा यह कहकर जलते हुए मंडप से एक आग लगी लकड़ी उठाती है और उसे सेठ धनीराम को दिखाकर मारने की धमकी देती है, जब वह गुस्से से कहता है, मनोज, मोहन, रघु, यह सब क्या है? मेरी इतनी बेइज्जती, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इसका भुगतान तुम्हें भुगतना होगा। और अब तुम लोग मेरा सारा धन वापस करो जो मैंने कल दिया था। अगर नहीं दिया तो तुम्हारी खालें खींच दूंगा। धनीराम गुस्से से यह कह रहा था जबकि निशा के तीनों भाई परेशान थे, क्योंकि उन्होंने उस सेठ धनीराम का दिया सारा धन खर्च कर दिया था। वह सेठ जी, हम जल्दी आपका धन वापस कर देंगे। नहीं, मुझे मेरा धन अभी चाहिए। लगता है तू ऐसे नहीं देगा, अभी बताता हूँ। फिर सेठ धनीराम यह कहते हुए रेखा के गले से उसके सोने का हार छीनकर गुस्से से चला जाता है, जबकि निशा के इस कदम से उसके भाइयों की सारे गांव में बहुत बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि वहां मौजूद गांव वाले उन्हें ताना मारते हैं। अरे चलो चलो भाई, पता नहीं कैसी परवरिश है इन तीनों की और इसकी बहन की। अरे परवरिश क्या, लालच का थप्पड़ पड़ा है तीनों भाइयों को। खैर चलो सब यहाँ से। सारे लोग कुछ न कुछ कहते हुए वहां से जा चुके थे, जबकि अब निशा की जिंदगी इस दिन से और कठिन हो गई थी, क्योंकि उसकी भाभी रेखा उसे हर समय परेशान करती थी। हम खेत जा रहे हैं रेखा, तुम घर का ख्याल रखना। क्या ही घर का ख्याल रखूं? कौन सा हीरा मोती भरा है? ऊपर से वैसे भी इस घर में कौन ही आएगा जहां तुम्हारी अभागिन बहन रहती हो। रेखा की यह बात सुनकर वह तीनों चुपचाप वहां से अपने खेत जाते हैं और काम करते हैं, जब अचानक वहां भोला और लल्लन आ जाते हैं। अरे लल्लन, देख, कल का तमाशा देखा तूने? बेचारी किस्मत सेठ की, जो इन भूखों के घर रिश्ता ले गया और बीच मंडप में बेइज्जती करा बैठा। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। जवान लड़की ऐसे ही थोड़ी ना इतने बड़े सेठ को विवाह से इनकार करेगी। पक्का इसका कहीं और चक्कर चल रहा होगा, उसका कोई प्रेमी होगा, तभी तो उसने बिना सोचे समझे अपने भाइयों की इज्जत उछाल दी।
सही कह रहे हो। वैसे हर जगह गांव में टहलती भी तो रहती थी, यही अंजाम होता है। इतनी आजादी देने का मैं तो कहता हूँ इन भाइयों को शर्म आनी चाहिए। बहन को संभाल नहीं पाए और चले थे सेठ का पैसा हड़पने। वह दोनों यह कहकर वहां से जा चुके थे, जबकि उनकी यह सुनकर तीनों भाइयों का खून खौल उठता है जब भी वह गुस्से से अपने घर जाते हैं। अरे रे, आप तीनों इतनी जल्दी आ गए? हमारी इस मनहूस बहन ने ऐसा काम ही किया है जिसमें हम लोगों के ताने सुनने हैं, साथ मुंह भी छुपाना पड़ रहा है। हाँ हाँ भाभी, हम तो कहीं के नहीं रहे। इसलिए तो कहती हूँ तुम तीनों इस मनहूस को अब यही इसी घर में कैद करो। बहुत निकल चुकी यह बाहर। अब जब यह सारा दिन घर में रहेगी तब इसे पता चलेगा। रेखा अभी गुस्से से यह कह ही रही थी, तब निशा रोते हुए बोली, भाभी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने बस अपनी जिंदगी का फैसला किया है और आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखा मनोज, कितनी जुबान चल रही है इसकी। मैं तो कहती हूँ अब यह कोई नया गुल खिलाए इससे पहले ही हमें इसे घर में ही कैद कर देना चाहिए। रेखा की बात सुनकर तीनों भाई भी गुस्से से निशा को देखते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो रेखा। आज से यह घर के तहखाने में कैद रहेगी। भैया, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मैं आपकी अपनी बहन हूँ। मुझे इस अंधेरे में कैद मत करो भैया। भैया, मैं घुट-घुट कर मर जाऊंगी भैया। भैया, भैया। घुटन, हमारी इज्जत का जो गला घोटा है तूने बीच बाजार में, उसका क्या? गांव की गलियों में हमें सिर झुकाकर चलना पड़ रहा है। मनोज यह कहते हुए निशा को तहखाने में कैद कर देता है और फिर वह तीनों भाई वहां से चले जाते हैं, जबकि रेखा यह देखकर बहुत खुश होती है। महारानी, अब तेरी खुशी के दिन गए। अब देखना कैसे मैं तेरी इस सुंदरता को बर्बाद करती हूँ। और हाँ, आज से घर के सारे काम तू ही करेगी। अगर काम समय पर ना हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? रेखा यह कहकर दिन रात किसी जानवर की तरह निशा से काम करवाती है और उसकी जरा सी गलती पर उसे मारती पीटती है। एक दिन, जल्दी जल्दी हाथ चला कुलक्षणी। अगर ये सारा घर जल्दी साफ नहीं हुआ तो आज मैं तेरी जान ले लूंगी। भाभी, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। पेट में अन्न का एक दाना नहीं है। बस अब और ताकत नहीं है मुझ में। ताकत नहीं बची? सेठ को मना करते समय तो बड़ी जान थी तुझ में। बड़ी झांसी की रानी बनी फिर रही थी, हाँ? तो अब निकल गई सारी हेकड़ी। चल, अब नाटक बंद कर और काम कर। रेखा यह कहते हुए एक बार फिर से निशा को बुरी तरह से पीटने लगती है, जबकि दिन अब इसी तरह से गुजर जाती है। जब एक दिन रेखा अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने पति और दोनों देवरों से कहती है, सुनिए जी, आज आपकी लाडली ने मुझे धमकी दी है कि मौका पाते ही वह अपने प्रेमी के साथ यहाँ से भाग जाएगी। इसलिए वह हमारे मुंह पर एक बार और कालिक पोते इससे पहले आप तीनों इसे जान से मार दीजिए। क्या यह तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। रेखा के इस तरह भड़काने पर निशा के तीनों भाई गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हम इसे आज ही जान से मार डालेंगे। बस, बहुत झेल लिया हमने इसे, बस अब और नहीं। फिर वह तीनों भाई मिलकर रात के अंधेरे में चुपचाप निशा को अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। भैया, आप लोग
आप लोग मुझे यह रात के समय यहाँ क्यों लेकर आए हो? चुप कर। आज तेरा वो रोना धोना काम नहीं आएगा। तेरी वजह से हम आज कंगाल हैं, बेइज्जत हैं। तूने हमारी खुशियां छीन ली। अब हम तेरी सांसें छीनने के लिए तुझे लेकर यहाँ आए हैं। बड़े भैया आप तो पिता समान हो। क्या एक पिता अपनी बेटी का खून कर सकता है? मैंने क्या गुनाह किया है? बस यही ना कि मैंने विवाह से इनकार कर दिया। नहीं भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो भैया, भैया मुझे मत मारो भैया, भैया। निशा अपने तीनों भाइयों से रोते हुए अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन वह तीनों उसकी बात नजरअंदाज करके उसे कुल्हाड़ी से मार देते हैं। भैया, यह तो मर गई है। अब इससे पहले यहाँ हमें कोई देखे, हम यहाँ से चलते हैं। हाँ, चलो चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी। फिर वह तीनों निशा की लाश को छोड़ वहां से भाग जाते हैं, जबकि कुछ देर बाद धीरे धीरे निशा जैसे ही होश में आती है। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। मेरा कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि अपनी आजादी मांगना। अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो किसी वजह से बचाया होगा। अभी निशा खुद से यह कह ही रही थी जब अचानक उसे एक अजीब सी काली बकरी दिखाई देती है। लगता है यह भी मेरी तरह बेसहारा है। अभी निशा यह कह ही रही थी जब अचानक एक खूंखार भेड़िया वहां आया और उस काली बकरी को देखते हुए बोला, अरे वाह, आज तो मेरा शिकार मेरे सामने है। वाह वाह, अब मैं इसे खाऊंगा। भेड़िया यह कहकर जैसे ही उस बकरी की तरफ बढ़ा, वैसे ही निशा उसे देखते खुद से हिम्मत करके उठी और उसे पत्थर मारने लगी। नहीं, उसे छोड़ दो, मैंने कहा उसे छोड़ दो उसे। निशा के लगातार पत्थर मारने पर वह भेड़िया वहां से अचानक गायब हो जाता है, जबकि निशा यह देखकर डरकर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वह एक गुफा में होती है। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गई? वो जंगल, वो भेड़िया, वो सब क्या था? अभी निशा खुद से यह कह ही रही थी जब अचानक उसके पास एक सफेद बकरी आ जाती है। अरे तुम यहाँ भी आ गई, लेकिन तुम तो काली थी, फिर अब सफेद कैसे हो गई? और तुम हो कौन? और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? डरो मत निशा, ये कैद नहीं, तुम्हारी सुरक्षा की जगह है। यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन यह सब तुम्हारे साथ किसने किया है? निशा उस बकरी की बातों पर ध्यान दिए बिना सिर्फ उसके बोलने पर हैरान रह जाती है। तुम बोलती भी हो? हाँ, अब तुम बताओ, यह सब किसने किया है? फिर बकरी के पूछने पर निशा उसे सब बताती है, जिसे सुनकर बकरी चुप रहती है और फिर कहती है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सबक सिखाऊंगी तुम्हारे तीनों निर्दयी भाइयों को। मगर तुम हो कौन? मैं तो तुम्हारी अपनी ही हूँ, बस तुम मुझे पहचान लो। क्या मेरी अपनी? लेकिन मैं तुम्हें कैसे पहचानूं? देखो, तुम फिलहाल अभी के लिए मुझे पहचानने की कोशिश करो, तब तक मैं अपना काम करके आती हूँ। बकरी यह कहकर वहां से चली गई और वह तीनों भाई एक दिन जंगल में किसी काम से जाते हैं, जहां उन्हें एक जगह पर अजीब रोशनी दिखाई देती है। भैया, वो देखो, वहाँ
वो चमक भरी रोशनी कैसी है? हाँ, आखिर वहां पर ऐसा क्या है जो इतनी रोशनी फैली है? ऐसा है, चलो चलकर हम देखते हैं कि आखिर वहां क्या है। फिर वह तीनों वहां उस जगह जाकर देखते हैं जहां उन्हें वही सफेद बकरी खजाने के साथ दिखाई देती है। भैया, इस सफेद बकरी के पास तो खजाना है। धीरे बोल मोहन, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वैसे मुझे लगता है यह कोई खजाना देने वाली बकरी है। हाँ, हम इसे अपने साथ घर लेकर चलते हैं। हाँ भैया, इतना सारा खजाना, इससे तो हमारे दिन बदल जाएंगे। तीनों उस खजाने वाली सफेद बकरी को अपने घर ले जाते हैं, जहां शुरू शुरू में तो वह बड़े मजे से रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वह तीनों उस खजाने को लेकर झगड़ा करने लगते हैं। यह कोई बात नहीं होती है। मनोज भैया ने सारा खजाना खुद रख लिया और हमें एक सिक्का भी नहीं दिया। अभी रघु खुद से यह कह ही रहा था जब उसे अचानक आंगन में बकरी के पास एक सोने की ईंट दिखाई देती है। अरे यार, सोने की ईंट! इससे पहले मोहन या मनोज भैया यहाँ आए, मैं इसे ले लेता हूँ। रघु उस सोने की ईंट को देखकर यह कह रहा था जब वहाँ मनोज और मोहन भी आ गए। नहीं, मैं इस बकरी को लेकर आया हूँ, तो यह सोने की ईंट भी मेरी है। भैया, लगता है आप निशा की मौत भूल गए हैं, और अगर आपने मुझे यह सोने की ईंट नहीं दी तो मैं सारा सच गांव वालों को बता दूंगा। नहीं, और करो झगड़ा। वह देखो, तुम तीनों के झगड़े के कारण वह सोने की ईंट गायब हो गई है। अरे यह क्या? वो सोने की ईंट या बकरी कहाँ है? वह ईंट दोबारा लाकर हमें दो। मनोज के कहते ही उसके दोनों भाई भी बकरी से ईंट लाने का कहते हैं, लेकिन वह चुप रहती है और फिर उसे जादू न करते देख वह लोग परेशान हो जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद रामू आता है। अरे ओ मनोज, तुम्हारी खेतों में आग लग गई है और तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मनोज यह कहकर अपने तीनों भाइयों के साथ खेत जाता है, जहां उसका सारा खेत जलकर भस्म हो चुका था। भैया, हम तो बर्बाद हो गए। अब हमें सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है रघु। अभी हमारे पास बहुत सारा खजाना है, हम उसके सहारे अपना जीवन ऐश से गुजार सकते हैं। अरे हाँ, यह तो आप सही कह रहे हैं भैया। फिर वह तीनों खुशी खुशी उस खजाने का सोचकर घर जाते हैं और वहां जाकर उस खजाने की बोरी को खुशी से देखते हैं। असली जमा पूंजी तो हमारी यह है। खेत जला है तो क्या हुआ, उसके बदले मैं 10 खेत खरीदूंगा। मनोज यह कहकर जैसे ही उस बोरी को देखता है, लेकिन उस बोरी में कोई खजाना नहीं बल्कि पत्थर भरे थे। भैया, इस बोरी में तो सारे पत्थर हैं। वह खजाना कहाँ है? हाँ रघु के भैया, यह सारा खजाना कौन लेकर गया? अब क्या होगा? हम तो गरीब हो गए। वह सब खजाने को जगह पत्थर देखकर परेशान हो चुके थे। जब रात में मनोज, रघु और मोहन को अलग अलग एक ही सपना आया, जिसमें वही सफेद बकरी उनसे कह रही थी, तूने मुझे मारा था ना? हाँ, मुझे मारा था। अब इसकी सजा तुझे मेरे हाथों से ही मिलेगी, क्योंकि मैं लौट आई हूँ। बकरी के यह कहते ही उन तीनों की नींद खुल जाती है और सपना टूट जाता है। जब वह तीनों घबराकर एक दूसरे से कहते हैं, भैया, लगता है यह बकरी वही है। हाँ भैया, वह लौट आई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इससे पहले वह बकरी हमें नुकसान पहुंचाए, हमें इसे जान से मार देना होगा। हाँ,
हम अभी इसे यहीं कहीं सन्नाटी जगह पर ले जाकर मार देते हैं। फिर रेखा और तीनों भाई उस बकरी को अपने साथ लेकर जाते हैं। जब अचानक बकरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिसे अचानक उसी गुफा में लेकर गया जहां निशा मौजूद थी। भैया, भाभी, तुम सब यहाँ? निशा, तू यहाँ? तुझे तो हमने मार डाला था ना, तो तू जिंदा कैसे? तुम लोगों ने मारा था मुझे, तुम लोगों ने, मेरे भगवान या किस्मत ने नहीं। अभी निशा यह कह ही रही थी जब अचानक वही सफेद बकरी ने निशा को एक गुड़िया लाकर दी, जिसे देखते ही वह हैरान रह गई। अरे अरे, यह गुड़िया, यह तो दीदी की है। इसका मतलब तुम कोई और नहीं बल्कि मेरी दीदी हो। अभी निशा का यह कहना था जब अचानक वह बकरी एक सुंदर कन्या में बदल गई। दीदी, लेकिन आप तो मर चुकी थी, तो यह बकरी कैसे बनी? मेरी प्यारी बहन, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। हाँ, मैं दुनिया की नजरों में मर चुकी थी, लेकिन असल में मैं जिंदा थी। और पता है, मुझे भी तुम्हारी तरह मारने वाले मेरे यह 3 भाई ही थे। नैना यह कहकर दृश्य दिखाती है। रघु के भैया, सुन लो आप, मैंने कह दिया तो कह दिया। इस नैना का विवाह तांत्रिक बाबा से होकर ही रहेगा। नहीं, मैं उस तांत्रिक से विवाह नहीं करूंगी, बल्कि मैं जिसे पसंद करती हूँ उसी से विवाह करूंगी। और अगर आप लोगों ने मुझसे जोर जबरदस्ती की तो मैं निशा को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। अभी नैना यह कह ही रही थी जब गुस्से से उसके तीनों भाई बोले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे सामने भागने की बात करे। अब तू देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। और फिर वह लोग उसे उसी मायावी तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। तांत्रिक बाबा, हमने इसे बहुत समझाया, लेकिन यह आपसे विवाह के लिए नहीं मानी। ठीक है, तो अब इस दुनिया में इसका आखिरी दिन होगा। नहीं भैया, मैं आप तीनों की सगी बहन हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। मुझे बचा लीजिए भैया, मुझे बचा लीजिए। तूने हमें कभी भाई नहीं माना। अगर तू हमें भाई मानती तो हमारे कहने पर तांत्रिक बाबा से विवाह कर लेती, लेकिन तूने नहीं किया। अब मर, यही तेरी सजा है। नैना रोती है, तड़पती है, लेकिन कोई उस पर तरस नहीं खाता। जब अचानक ही तांत्रिक बाबा उस पर जादू करता है, जिससे वह मरते ही गायब हो जाती है। अगर यह मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसका शरीर भी किसी को देखने भी नहीं दूंगा। तांत्रिक नैना को मारने के बाद यह कहते हुए अपना हाथ छाड़ता है, जब अचानक रेखा कहती है, तांत्रिक बाबा, हम सबको तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन निशा को क्या बताएंगे? और अगर उसे पता चला तो वह सबको गांव में हमारे झगड़े के बारे में ना। वह किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। यह जड़ी बूटी उसे सुंघा देना, जिससे वह अपनी बहन को हमेशा के लिए भूल जाएगी। फिर वह लोग घर आकर निशा को वह जड़ी बूटी सुंघा देते हैं, जिसे वह सब कुछ भूल जाती है। दीदी, दीदी, यह लोग बहुत निर्दयी है। यह भाई के नाम पर कलंक है, और जब यह बात सबको पता चलेगी तो इनकी वजह से सारी बहनों का भाइयों के नाम से रिश्ते से भरोसा उठ जाएगा। हाँ, जिस तरह एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी तरह इन लोगों ने भाई के रिश्ते को बदनाम किया है। हाँ दीदी, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। आप तो मर चुकी थी, तो यह बकरी कैसे बन गई? उस तांत्रिक ने मुझे सिर्फ अपनी शक्तियों से गायब किया था, और जब वह मुझे मारने के लिए अपना जादू कर रहा था, तब मेरे हाथ में यह रुद्राक्ष की माला थी, जिसके बदले में मरने के बजाय मैं बकरी बन गई
और जब तुमने मुझे पहचाना तो मेरा असल रूप वापस आ गया। नैना की सच्चाई बताने पर जबकि अब वह तीनों भाई भागने की फिराक में थे। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? अब तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तुम लोग यहीं सड़कर मरोगे। नहीं नैना, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ कैद मत करो, हम मर जाएंगे। नहीं, बचाओ हमें। नहीं नैना, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो, हम यहाँ कैद मत करो, हम मर जाएंगे, हमें बचाओ। फिर वह दोनों उन सबको उसी गुफा में कैद करके वापस आ जाती है, जबकि वह सब चिल्लाते रह जाते हैं।